चलिए बोलो बच्चों, A1 A2 A3 इन 3 सवाल में किसी में कोई दिक्कत? A3 इसमें A3 में A3 में क्या? यस सर। यस सर, A3 बोला। देखो, 3 कंडक्टिंग रॉड, सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर्स ADC मेंशन्ड है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ BD एंड BC इफ देयर इज नो हीट फ्लो इन AB। तो यार यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, अगर AB में कोई हीट नहीं जा रही इसका मतलब A और B का टेम्परेचर सेम होगा। यस सर, फिर KCL लगाए। ये 0 डिग्री C पे 90 डिग्री C पे, तो इसमें कोई हीट जा ही नहीं रही, मतलब यहाँ से जो हीट जाएगी वो सारी की सारी हीट यहाँ चली जाएगी। तो बस तेरा काम हो गया। 90 माइनस 20 अपॉन इसका रेजिस्टेंस अगर R1 मानता हूँ अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू 20 माइनस सर हो जाएगा सर। बस क्वेश्चन खत्म। और बताओ, सेक्शन ए में और कोई दिक्कत? सर A5 में सर वो हमें दे तो नहीं रहा है, कैसे कनेक्ट है सर वो? A5 में क्या क्या कनेक्ट, क्या डाउट आ रहा है? सर कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट? ये समझ नहीं आ रहा। 3 slabs of same cross section but different conductivity and different thickness are placed in close contact after steady state are placed in close contact. Okay. Different thickness, find its effective thermal conductivity. यार अब 3 slabs हैं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की, सीरीज में तो ये वर्ड समझ से आ जाना चाहिए ना। सेम लेंथ होती तो क्या बोलता? सेम लेंथ होती तो पैरेलल बोलता। अब सेम क्रॉस सेक्शन है तो ये सीरीज ही होगा ना बच्चे। यस सर। मतलब ये फिर लॉजिकल गेस्टिमेट तो करने ही पड़ते हैं, अब एकदम से क्लियर नहीं है मानता हूँ, लेकिन आपको सीरीज और पैरेलल में कंफ्यूजन हो रहा है तो लैंग्वेज को पढ़कर ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि हाँ यार ये सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा ही दिख रहा है। इस तरह का कुछ डायग्राम होगा। T1 थिकनेस, T2 थिकनेस, T3 थिकनेस, सबका एरिया कैपिटल है, इसका K1, इसका K2, इसका K3। बस यही करना है, यही मान के चलना है। आया समझ? अब इसको तुम्हें इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट क्या होगा? एक सिंगल थिकनेस होगी T के इक्विवेलेंट एरिया होगा कैपिटल है। प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रखो, कहीं से बहुत जबरदस्त डिस्टरबेंस आ रहा है। तो अब दोनों का रेजिस्टेंस लिखकर इक्वेट कर दे, क्वेश्चन हो जाएगा एरिया सेम मानते हुए। कर पाएगा कि ये भी एक्सप्रेशन? यस सर हो जाएगा, अब तो सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? एरिया सेम मानेंगे तो यही लिखेंगे या कि ये लिखेंगे? नहीं बेटा, एरिया सेम, सीरीज के अंदर एरिया सेम। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मेरी बात कुछ चीज तो बेवकूफ की तरह याद मत करो, मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं क्या कहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम को, जैसे ये जो दिख रहा है, इस सिस्टम को आप रिप्लेस करोगे एक सिंगल स्लैब से, तो सिंगल स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है ना, तो ये तो सेम ही आएगा ना, ये अलग क्यों आएगा? यस सर। समझो इस बात को कि आपने इस तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल स्लैब लगाना है, तो सिंगल स्लैब का एरिया सेम आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है थिकनेस इस बार ज्यादा आएगी कंपेयर टू T1, कंपेयर टू T2 एंड कंपेयर टू T3। तो ये होता है। तो सीरीज के अंदर नेचुरल एरिया सेम रहेगा और पैरेलल के अंदर नेचुरल है लेंथ सेम रहेगी, इक्विवेलेंट वाले की, है ना। चलिए सेक्शन ए में और कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन बी में B1 B2 सर बोलो। सर रिकॉर्ड कर लिए सर, कोई बच्चा एक मैसेज किया है सर ज्वाइनिंग। This meeting is being recorded. चलो सेक्शन बी का बताओ। सेक्शन बी में B1 B2 हो गया सर, दोनों नोट्स का था। हो गया सर, दोनों दोनों क्लास notes का। एग्जांपल है। बिल्कुल क्लास एग्जांपल। सेक्शन सी C1 बता यस दीजिए सर, जी। बता दीजिए सर। चलो देखो C1 देखो बेटा। C1 अरे कहाँ C1 क्वेश्चन, ये वो सवाल है जो शायद इस बार स्टेडी स्टेट पर बेस्ड नहीं है, और आपको मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट की थियरी बताने के पहले ध्यान है, मैंने अनस्टेडी स्टेट के बारे में आइडिया दिया था कि अनस्टेडी स्टेट में होता क्या है।
अनस्टेडी स्टेट का मैंने एक ही इक्वेशन लिखा है आपको पूरे चैप्टर के अंदर, एक इक्वेशन। उस इक्वेशन में नजर मारते तो ये क्वेश्चन शायद हो जाता। देखो जरा, a metal rod of cross section area is being heated at one end. At one time the temperature gradient is this at cross section A and is 2.6 at cross section B. ठीक है, calculate the rate at which temperature is increasing in the part AB. यही exactly यही चीज मैंने क्लास नोट्स में लिखवाई थी। जैसे मान लो कि ये सेक्शन तुम्हारा A है, ये सेक्शन तुम्हारा B है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ो। एट वन टाइम टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस जगह का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है dt बाई डी टी, सॉरी dt बाई डी एक्स, इस जगह का वो है कितना दे रखा है, 5 डिग्री पर सेंटीमीटर। ठीक है, और इस जगह का दे रखा है dt बाई डी एक्स 2.6 डिग्री सी पर सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो नेचुरल है यहाँ से कुछ हीट आ रही होगी, यहाँ से कुछ हीट जा रही होगी, और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, लेट्स से ये dq1 बाई dt से हीट आ रही होगी, जिसको मैं चलो dq1 बाई dt लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है। यहाँ से हीट आ रही होगी, dq2 बाई dt यहाँ से कुछ हीट निकल रही होगी, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा dq1 बाई dt माइनस dq2 बाई dt, क्या वो ms dt बाई dt के बराबर होगा? कुछ याद आया? यस सर। यस सर। मैंने हाँ बिल्कुल एज इट इज क्लास नोट्स के अंदर यही एग्जैक्ट आपको स्टेटमेंट लिखवाया, ये इक्वेशन लिखवाई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो सब चीज दे रखी है, देखो हीट कैपेसिटी दे रखी है जूल पर डिग्री सी, हीट कैपेसिटी दे दी है, स्पेसिफिक हीट नहीं है, हीट कैपेसिटी, मतलब आपको डायरेक्टली एमएस की वैल्यू दे दी उसने, कितनी 0.4, देख रहे हो? ये जो वैल्यू दे रखी है हीट कैपेसिटी, यूनिट्स देखो क्या है, जूल पर केल्विन है, जूल पर डिग्री है, तो जूल पर डिग्री का मतलब डायरेक्ट आपको एमएस की वैल्यू दे दी उसने। ठीक है, तो 0.4 एमएस की वैल्यू दे दी है 0.4। dq1 बाई dt कैसे लिखोगे? dq1 बाई dt लिखो, ka कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 200, तो देखो 200 इंटू एरिया, एरिया कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 इंटू dt1 बाई dx माइनस dt2 बाई dx, ये कैसे लिखा समझ आया? इक्वल टू ms की वैल्यू दे रखी है 0.4 इंटू dt बाई dt। क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि किस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट एट विच टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन द पार्ट ए बी, मतलब आपको dt बाई dt निकालना है। dt1 बाई dx पता है, dt2 बाई dx पता है, या 1 नहीं समझ में आता तो dt बाई dx a और dt बाई dx b। हो गया क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा। यहाँ से निकाल लो dt बाई dt। बोलो, सिखाने के बाद तो होना चाहिए था ना यार, मैंने बोला था अनस्टेडी स्टेट का एक ही इक्वेशन है, उस इक्वेशन को यूज करो, सॉल्व करो। ये आपका C1 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी पर। बताओ सेक्शन डी में D1 से D3 कोई डाउट? नो सर। नो सर। D4 से D6? D4 सर सर। D5 में हो गया। आंसर नहीं आ रहा है। एक सेकंड एक एक करके। D4 में डाउट है किसी को? यस सर। D4 में डाउट है, D4 दे। D4 में बोला है ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया दिस इज प्लेस्ड इनसाइड एन एनक्लोजर। ठीक है, द एनक्लोजर इज अ कांस्टेंट टेंपरेचर, वो मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड, वो भी ओके, बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली। व्हाट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द टेंपरेचर? ओके, तो जैसे देखो डायग्राम बनाता है, जो सराउंडिंग्स है वो कितने टेम्परेचर पे कहाँ गया, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। ठीक है, और अंदर जो एक ब्लैक बॉडी है वो कितना टेम्परेचर दे रखा है, 327 मतलब कितना हो गया, 600 है ना। हाँ 600। तो बॉडी 600 केल्विन पे है, सराउंडिंग 300 केल्विन पे है, तो क्या आपको देख के समझ में आ रहा होगा कंटिन्यूसली हीट तो निकल रही होगी, और अगर हीट निकल रही होगी तो ये बॉडी का टेक्निकली टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अपन मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये जितना नेट हीट लॉस कर रहा होगा, नेट हीट लॉस या नेट रेडिएशन, नेट रेट ऑफ रेडिएशन loss from body should be equal to power supplied by heater। क्या ये बात समझ में आती है?
अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वो जिस रेट से एनर्जी को लूज कर रहा है, क्या उसी रेट से आपको पावर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, अदरवाइज तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो बस नेट रेट ऑफ रेडिएशन लॉस फ्रॉम बॉडी कितना होता है, तो आपको पता है, तो फॉर्मूला मैंने बता रखा है, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। क्या ये नेट लॉस हो गया, और क्या इतना ही पावर सप्लाई करना पड़ेगा हीटर को? हो गया क्वेश्चन D4। यस सर, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर D5 एक में बात पूछना था सर, ये इसमें तो मतलब बहुत ही गंदा कैलकुलेशन, मतलब सॉल्व ही नहीं हो सकता, ऐसा कैलकुलेशन सब आ रहा है, तो ऐसा भी पेपर में आएगा? क्या इसमें क्या सॉल्व, ऐसा क्या हो रहा है जो सर सॉल्व नहीं हो पा ये तो नॉर्मल है सर, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बहुत गंदा गंदा कैलकुलेशन आ रहा है, तो वो मतलब टी की पावर 1/4 निकालने बोल रहा है कोई भी रैंडम नंबर का, तो सर वैसे आएगा क्या? रहा? आया तो हुआ है एक आध बार जेई एडवांस में, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा सा गेस करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं। आपको कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो करना भी पड़ सकता है। सर तब छोड़ दीजिए D5, ठीक है सर। हो गया तब। D5 हो गया। यस सर, तो वही कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा था क्या तू? कैलकुलेशन। यस यस सर। सर, हाँ, 2 to the power 1/4 है। कैलकुलेशन गंदा हो सकता है और बिल्कुल होगा, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस के हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी। इसका कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, सर D6। इसके बाद आता है D6। D6 में डाउट है? यस सर। Yes, अब sir. D6 देखो, अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r at an initial temperature of 200 केल्विन is suspended inside a chamber whose walls are at 0। अब देखो यार, ये जो सॉलिड कॉपर स्फीयर है, ध्यान रखना, ये जो सॉलिड कॉपर स्फीयर है ये 200 केल्विन पर था, और सराउंडिंग जो है वो 0 केल्विन पर है, अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन। तो क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा टी इज ह्यूज? सही है ना? यहाँ पे डेल्टा टी लार्ज है। डेल्टा टी लार्ज होने का मतलब है क्या? यहाँ पे मुझे बताओ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है? नो सर। No, sir. डेल्टा टी इज लार्ज, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट वैलिड। तो क्वेश्चन को तो आपको कैसे प्रोग्रेस करना पड़ेगा? कैसे प्रोग्रेस करोगे? एक ही तरीका है फिर ना, स्टीफेंस लॉ से करना पड़ेगा। तो अब स्टीफेंस Yes, लॉ sir. के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, देखो क्या हो रहा है। बेस्ट पार्ट है ये 0 केल्विन है भैया, अगर ये 0 केल्विन की जगह 5 केल्विन भी दिया होता ना तो नानी याद आ जाती, लेकिन ये 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन का क्या होगा, जब आप एक्सप्रेशन बनाओगे ना इंटीग्रेशन वाला, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो अपन ने क्लास नोट्स के अंदर ये देखा था, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर टू ड्रॉप टू 100 केल्विन। अब ढंग से देखना, मैंने आपको क्लास नोट में लिखवा रखा है, माइनस ms dt बाई dt इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। बिल्कुल याद आ गया? यस सर, यही है। ये अपना स्टीफेंस का लॉ है, ये मैंने आपको बताया था, स्टीफेंस का लॉ है। तो यहाँ से बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 था। अब यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये, टी एस की पावर 4 0 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो क्या बचता है, तो डी टी बाई डी टी माइनस साइन के साथ रख लो भले, सिग्मा ए होल अपॉन एम एस, और यहाँ पर सिर्फ टी की पावर 4 ही तो बचा, क्योंकि टी एस तुम्हारा 0 हो गया। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया ना, माइनस डी टी बाई टी की पावर 4 इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एम एस इंटू डी टी विद नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब क्या इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान, यहाँ से लेके 0 से टी और 200 केल्विन से लेके 100 केल्विन। अब इसको तो कर ही लोगे। यस सर। यस सर, हो जाएगा। अब ये कितना इजी हो गया। तो वही था, यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि, और मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन के अंदर सुन लो, सराउंडिंग टेम्परेचर 0 केल्विन दिया हो, ठीक है, और भले ही टेम्परेचर डिफरेंस छोटा हो, लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है, तो क्या आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज करोगे या फिर स्टीफेंस लॉ यूज करोगे? स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ बहुत लॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि स्टीफेंस लॉ की दिक्कत क्या थी कि वो इंटीग्रेबल नहीं है, करेक्ट, वो इंटीग्रेट अपने से नहीं होगा, इसलिए अपन न्यूटन की तरफ गए। अगर साला वो फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा तो न्यूटन की अपने को जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब जब क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट हिंट दे रहा हूँ, और ये चीज याद रखने जैसी है कि अगर कभी भी हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है, रेडिएशन का सवाल आता है, और उसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन दिया है बच्चे,
तो 0 केल्विन वाले केस में स्टीफन्स लॉ ही लगाएंगे, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा, और इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये तो सबसे करेक्ट थियरी है स्टीफन की, न्यूटन एजम्पशन था। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये 200 केल्विन की जगह पे 50 केल्विन होता या 30 केल्विन होता, समझ रहे हो, बॉडी मान लो 30 केल्विन पे होती, तो आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होता होता। अगर यस टेम्परेचर सर, डिफरेंस ठंडा छोटा हो होता तो जाता। आप कोई बच्चा सोच सकता था कि सर तो न्यूटन लॉ लगा लेता हूँ, नहीं लगाओगे। अगर आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर दिख जाता है कि भाई 0 केल्विन है, तो इंटीग्रेबल ऑब्वियसली बातें हो जाएगा, और अगर इंटीग्रेबल है तो फिर मुझे न्यूटन की जरूरत क्यों है। इस लॉजिक चलना तो कभी परेशान नहीं होंगे। चलिए, तो ये हुआ सेक्शन डी आपका। बताओ सेक्शन ई में E1 E2, ये तो फटाक हो से हो गया गए होंगे। सर, यस सर, तुरंत हो गया। एग्जैक्टली वही सवाल है जो क्लास के अंदर भी किया अपन ने, शायद डेटा भी वही है, शायद थोड़ा सा अलग है। हाँ, वैसा का वैसा ही सवाल। ठीक है, चलिए अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। बताओ बच्चों, सेक्शन ए में A1 से A3, इसमें कोई डाउट पहले बताओ। A3 सर। A3 में डाउट, A2 A3 में किसमें बेटा, A2 में भी है। Yes, यस sir. सर। A wall has two layers A and B, each of different material. Both the layers have same thickness. The thermal conductivity दे रखी है, कुछ ना कुछ दोनों की thickness same है ना। दोनों की thickness T और T मान लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और thermal conductivity A की A is twice that of B, A की डबल है। तो अगर मैं इसकी K मानता हूँ तो इसकी K/2 कर लूँ। आगे बढ़ते हैं। Under steady state, the temperature difference across the whole wall is 36 degree. तो ठीक है, चलो, the temperature difference across the layer A is, ये layer A थी, ये layer B है। आपको पहले ही बता दिया कि जो T1 और ये T2 है, ठीक है, T1 माइनस T2 कितना दे रखा है, 36 डिग्री, ये मेंशन्ड है। अब आपसे बोला है बताओ इस जगह का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। नहीं, टेम्परेचर नहीं बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। तो आपको निकालना है T1 माइनस टी की वैल्यू निकालनी, T1 माइनस टी की वैल्यू निकालनी। तो क्या है यार, ये नहीं हो रहा आपसे, क्या करना है इसे बताओ। सर वो करंट को स्टेडी सेम कर स्टेट दो, का कंडीशन लगाना। करंट को सेम कर दो। करंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2 होल अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 माइनस T अपॉन RA। बोलो। यस सर। करंट जो ओवरऑल, मैंने पहले ओवरऑल करंट निकाल लिया, और ओवरऑल करंट इसमें से पास होने वाला और इसमें से पास होने वाला तो सेम ही है, करंट को सेम कर दिया। तो R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट निकाल पाओगे दोनों सीरीज में? यस सर, निकल जल्दी जाएगा। Yes, बोलो, sir. हो जाएगा ना। चलिए, Yes, कुछ डाउट है sir. तो फटाफट पूछो, है ना, जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसको डाउट था मैं उसके लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन इजी था यार बेटा, ये तो होना चाहिए था। आगे A3, दो identical conducting rods are first connected independently to two vessels. Two identical conducting rods are first connected independently, one containing water at 100 and another containing ice at 0 degree. The second case, the rods are joined end to end and connected to the same vessels. Let Q1 and Q2 with the rate of melting of ice in the two cases with the ratio Q2 by Q1 is। अरे यार, सीरीज और पैरेलल का खेल खेलना है और क्या कर। यस सर, वही जस्ट देखो, ये तुम्हारा दे रखा है बेटा 100 डिग्री पे, ये तुम्हारा दे रखा है 0 डिग्री पे, कोई सिस्टम है 0 डिग्री पे शायद आईसी है, ओके। और पहले आपको बोल रखा है कि इंडिपेंडेंटली दो आइडेंटिकल रॉड्स को कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो लेंथ तो एल और एल आएगी, दोनों की कंडक्टिविटी शायद अलग अलग होनी चाहिए, या अपन तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं ना, रेजिस्टेंस इसका आर है, आइडेंटिकल इसका भी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इनिशियली जो करंट जा रहा होगा, इस केस में करंट कितना होगा, I1 डेल्टा टी, वो तो फिक्स ही है, और अपॉन क्या लिख दूं, R/2। और दूसरे केस में क्या कर दिया इन्होंने, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया ये दोनों रॉड्स को, यही दोनों रॉड्स हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, दोनों को इस बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इस बार बताओ I2 कितना होगा, डेल्टा T/2R। समझ आ रहा है। Yes, sir. और रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस
किस रेट से आइस मेल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या बोल रहा है आपको, क्या ये करंट जो होगा क्या वही होगा L इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, ये फर्स्ट केस में है ना, केस ए में, और ये होगा वापस L डी एम बाई डी टी केस बी में। तो अब देख ले, आपको इन दोनों का रेशियो तो निकालना है, इसका और इसका। तो क्या आ गया, सीधा रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वही आंसर हो गया। I2 by I1 ही पूछ रहा था सर। हाँ, तो बस यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया ना, रेशियो ले लो, काम खत्म। क्लियर? जिसको डाउट था मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। Yes, sir. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। A4 A5 हो गया सर दोनों। अरे ये तो सेम ही आ गया वापस। A5 तो बिल्कुल सेम है, यस सर, वैसा यस ही है, सर। मतलब सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है। बस थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा बना दिया है सुंदर सा, और कुछ नहीं। डराने की। हाँ, चलिए A6 ये हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। बता दीजिए सर। बेवकूफों, क्लास में करवाया तो था, फॉर्मूला भी लिखवाया था। चलो A6, a lake surface is exposed to an atmosphere where the temperature is less than 0 degree C. Thickness of the ice layer formed from on the surface grows from 2 centimeter to 4 centimeter in 1 hour. The atmospheric temperature TA कहाँ गया, TA will be, ओके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही निकालना है। अच्छा, फॉर्मूला तो देखो एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको मैंने पूरा फॉर्मूला तक लिखा रखा है, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने क्लास नोट्स के अंदर पूरा डेरिवेशन नहीं करवाया था आइस लेयर का एक्सपांशन का, वो जो तुम्हारा रो L बाई 2 के टी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे तो कुछ था। हाँ सर, मिल गया। कहाँ गलती हुई है सर, स्क्वायर मैंने ना किया है, तुम उसी फॉर्मूले तरह भी पढ़ के घटाकर सर निकाल। गुणा कर दिया है। तो बस हो गया, तुमको सब तो दे रखा है, x2 दे दिया, x1 दे दिया, रो पता है, L पता है, टाइम पता है, K पता है, साला T ही तो वेरिएबल है। क्वेश्चन खत्म। यस सर, हो जाएगा। दिखने से लग रहा है। याद आ गया सबको? ये तुम्हारा T है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। हाँ सर, इसका तो फॉर्मूला लिखवाए थे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी, बोलो B1। सर बता दीजिए एक ही B1। सवाल, B1 में डाउट है क्या है, B1 में क्या डिफरेंट है, ये क्लास में किया तो है अपन ने ऐसा ऑलमोस्ट। हॉलो मेटेलिक स्फीयर कंसेंट्रिक, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अंदर बाहर का 20, द स्पेस filled with non-metallic material, ठीक है, the inner and outer spheres are maintained, ठीक है, found that heat radially, find the thermal conductivity। अरे बेवकूफ, क्या डाउट है यार, क्या तुमको क्लास में नहीं कराया मैंने इसका, तुम्हारा ये जो करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या आता है, 50 माइनस 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को डिराइव नहीं करवाया मैंने पूरा ढंग से। यस सर, dx आर अपॉन इक्विवेलेंट। k इंटीग्रेट इंटू करके हो जाएगा। 4 पाई x स्क्वायर, लिमिट्स लगाई थी मैंने पूरी यहाँ से R1 से लेकर R2 तक। गजब ही डीले हो यार, ऐसे करोगे तो हो गया तुम्हारा, तो IIT हो गया तुम्हारा NIT। क्लास के अंदर एग्जैक्ट तुमको स्फीयर देख के चमकता नहीं है साला, ऐसा क्लास में करा रखा है सर ने यार, एक बार अपने क्लास नोट्स खोल के देख लो। बस खाली ये दिख रहा है तुमको बस कि हाँ सर ये कर रखा है तो सर से पूछ ले। वाहियात सवाल है जो दे रखा है आपको, करंट वारंट की वैल्यू भी दे रखी है, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना आता है, एक ही तो वेरिएबल बचेगा के, सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई लल्लू में लल्लू चैप्टर है, इसको तो करो कम से कम। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी, बताइए C1 C2। हो गया हो सर। गया सर। C3, C3 नहीं बता हुआ सर। C3 में डाउट। C3 देखो भाई, C3 में क्या है, a metallic sphere having radius this and mass this heated to a temperature this and suspended inside a box whose walls are at a temperature this, the maximum rate at which its temperature will fall is maximum rate at which its temperature। अब देखो 227 मैक्सिमम रेट एट विच, ओके आप एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर डिफरेंस बहुत भयंकर ज्यादा है, 200 केल्विन का डिफरेंस है, करेक्ट? यस सर। यस तो सर। 200 केल्विन इज टू मच, तो अपन यहाँ पे पहले अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ माइनस dt बाई dt, यही अपना रेट ऑफ कूलिंग होता है, ठीक है, इज इक्वल टू
सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्या उसमें ये चीज तो फिक्स है बॉडी की, ये तो फिक्स है, और क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर भी फिक्स है? यस फिक्स है। आपको माइनस डी टी बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वो कब आएगी? ऑब्वियसली टी इक्वल टू 0 पे। जितना ज्यादा टी की पावर 4 बड़ा होगा, ये सब कांस्टेंट है, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो सब कांस्टेंट है। तब आप बताओ मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अबे इस ये पूरा माइनस को मत देखो, ये पूरा मिलाकर रेट ऑफ कूलिंग है, ऐसा लिख लेता हूँ, रेट ऑफ कूलिंग। आधे लोग तो क्या माइनस को देके घबरा जाते हैं, माइनस लगाया इसलिए तो रेट ऑफ कूलिंग है वो, ठीक है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग इक्वल टू दिस है। अब आप मुझे बताओ कि टी की मैक्सिमम, रेट ऑफ कूलिंग की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम एट, जब कैपिटल टी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कैपिटल टी कितना है स्टार्टिंग में? 227 डिग्री। अबे पटक दो ना, इसी की वैल्यू निकालनी है, सब तो दे रखा है तुम्हें। सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4, टी की जगह क्या डालोगे? 227 273 कितना हो गया? 500 की पावर 4, और टी एस की पावर 4, टी एस कितना दे रखा है? 300 की पावर 4। यही है तुम्हारा रेट ऑफ कूलिंग मैक्सिमम। सर यही किए थे, इससे आंसर नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहा है, आएगा बिल्कुल आएगा। क्या क्या दे रखा है? चलो आ रहा है। किसी ने सॉल्व किया है? किसी का भी मैच किया है क्लास में? यस सर किया है? मैच किया है। तो बिल्कुल बस यही करना है, इसमें रेट ऑफ कूलिंग निकालनी है, यही तो खास बात है। अब किसी बच्चे को लगा सर टेम्परेचर निकाल, टेम्परेचर तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये इंटीग्रेबल ही नहीं होगा अपने से, लेकिन रेट ऑफ कूलिंग ये तो डायरेक्ट ये वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, बस खत्म करो, वापस कैलकुलेशन देखो। आगे सेक्शन डी, बताओ D1 D2। हो गया सर। डी ओके, डी खत्म ही हो गया। चलिए पार्ट 3 पर आते हैं। बताओ मैच द कॉलम, पहला कोई दिक्कत? सर ये तो पूरा थ्योरी पे बेस्ड है। ये तो काफी हद तक तुम्हारे उसी पे बेस्ड है, मतलब इसमें क्या क्या कर रखा है तुम्हारे। हाँ ये तो ठीक है, भाई एरिया जो छोटा कर स्टेडी दिया, स्टेट एरिया का बड़ा जो वो कर दिया, पढ़ा। स्टेडी स्टेट का जो मैंने स्टार्टिंग में अपना पहले लेक्चर में जो समझाई थी सारी चीजें, यस सर वही हाँ वही है, सर वही आराम से हो थ्योरी गया। वाला। थियरी से रिलेटेड है। चलो देखो किसी को सर कुछ पूछना है तो ग्रेडियंट का, पूछो। सर ग्रेडियंट देखकर सर डर लगने लग रहा है। ग्रेडियंट को देख के घबराओ मत बेटा, ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले से जज करो। मुझे बताओ जब स्टेडी स्टेट आएगा, जब स्टेडी स्टेट आएगा तो क्या के ए डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा? जब स्टेडी स्टेट आएगा तब। यस सर। ये अपन जानते हैं क्योंकि स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, करंट सेम हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट पर ये दुनिया कांस्टेंट हो गई। अब कंडक्टिविटी पूरे रॉड की सेम है, इसका मतलब है जहाँ पे एरिया ज्यादा वहाँ पे डी टी बाई डी एक्स छोटा, और जहाँ पे एरिया छोटा वहाँ पे डी टी बाई डी एक्स ज्यादा। यस यस सर सर। वही। इस लॉजिक से ही आपको इस क्वेश्चन में करना, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यही देखना है स्टेडी स्टेट की दुनिया में क्या होता है, आपको बस मैंने बता दिया, ये चीज कांस्टेंट होती है। और अगर मान लो एरिया कांस्टेंट होता ना इस पूरे रॉड का, तो हर जगह पे डी टी बाई डी एक्स कांस्टेंट हो जाता। लेकिन एरिया वेरिएबल है, इसका मतलब है जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर डी टी बाई डी एक्स छोटा होगा। बस इस थियरी से कर लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। स्टिल कुछ पूछना है तो पूछो। सर डी वाला सर। डी वाला, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर dt by dt एट अ सर्टेन पॉइंट विल बी। पगले अगर स्टेडी स्टेट आ गया है तो इसका मतलब क्या होता है जंगली? मैंने क्या समझाया था, स्टेडी स्टेट पर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है ना। यस सर, सेम फॉर ऑल हो जाएगा। सेम फॉर ऑल हो जाएगा। स्टेडी स्टेट का मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनो, तब भी मैंने आपको पूरा एक एक चीज लिखवाई है, तुम पढ़ते ही नहीं हो नोट्स को। स्टेडी स्टेट पर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम भी नहीं होता। यार ऐसी बात है कि 10 लोग बैठे, जैसे मान लो 10 पॉइंट है, तो इन 10 पॉइंट का इंडिविजुअली सबका टेम्परेचर फिक्स हो चुका है स्टेडी स्टेट पर, लेकिन फिक्स होने का मतलब ये थोड़ी है कि सबका सेम होगा। ये डिफरेंस को समझना है और मैंने क्लास के अंदर प्रिसाइजली यही समझाया था। मुझे लगता है पूरे 5-10 मिनट तक मैं यही समझाता रहा था कि स्टेडी स्टेट इसके अंदर क्या होता है, और स्टेडी स्टेट पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ करता था, उसमें डिफरेंस है।
यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट होता है, फिर से बोल रहा हूँ सुनो ढंग से, यहाँ पर स्टेडी स्टेट का मतलब है टेम्परेचर शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। टेम्परेचर एक्स का फंक्शन तो हो ही सकता है, और एक्स का फंक्शन है ही ना। क्या टेम्परेचर हर एक एक्स पे सेम थोड़ी होगा, करंट तो फ्लो ही कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं होगा। टाइम का फंक्शन नहीं होने का मतलब है इस पॉइंट का टेम्परेचर t इक्वल टू 0 पे जो होगा, अगर स्टेडी स्टेट आ चुका, तो उसके 1 घंटे बाद भी इस टेम्परेचर का सेम मिलना ही है, उस पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा अगर इस सिस्टम में स्टेडी स्टेट आ गया। तो कुछ याद आया? यस सर, वो लाइन खिंचवा खिंचवा कर लिखा है सर, 100, 99, 98। हाँ वही मैंने बताया था, पूरा डायग्राम बना के बेटा वही करना है। याद आ गया? यस सर। चलिए, अच्छा सवाल है, मतलब बहुत फंडामेंटल को ये एड्रेस करता है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इस पे स्टार मार्क लगाओ, इस पे लगाना चाहिए, इस पे लगाया नहीं है। अच्छा सेक्शन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एकदम थियरी वाले क्वेश्चन बड़े रेयर मिलते हैं। चलिए यस सर, थ्योरी एक्सरसाइज वाला में 2। समझ नहीं आता कैसे प्रोसीड करना है, वरना कैलकुलेशन तो हो जाता हाँ चलिए एक्सरसाइज 2 पे आते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। बोलो पहला सवाल, कोई दिक्कत दर्द? है। हो गया सर। दूसरा सवाल? हो गया सर। बता दीजिए सर। बता दो, वही वेट ही कर रहा हूँ, कोई तो बोलेगा यार। सर गलत आंसर। गलत आंसर आ रहा है ऐसा? नहीं सर, आ रहा है, सही आ रहा है। सर चलो चलो गलत। देखते हैं, चलो सॉल्व मेरा करते तो हैं, 1 कोई नहीं। मिनट आ रहा है। जिसका हो गया बच्चे शांत रहे। मैं पूछ लूंगा ना आंसर गलत है या नहीं है, वो पूछ लूंगा। अभी एक बार करते हैं सॉल्व। Two identical square rods of metal are welded to and assume that 10 calorie of heat flows through the rods in 2 minutes. Assume that 10 calorie of heat flows through the rods in 2 minutes. Now the rods are welded together as shown in figure B. Okay. The time it would take for 10 calorie to flow through the rods now is, अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 और 100 का ही है, इधर भी 0 और 100 का ही है, करेक्ट। और आपको ये पता है कि जो करंट का एक्सप्रेशन होता है, करंट क्या होता है? डेल्टा टी बाई आर। सही है, आर इक्विवेलेंट, जिसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी। सही है, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो, क्योंकि स्टेडी स्टेट अपन को मान के ही चलना है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा सीधा सीधा डेल्टा क्यू अपॉन टाइम टी। तो क्या पता लगा मुझे, जो आपका कितना 10 कैलोरी फ्लो कराना जो है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू टाइम टेकन एट स्टेडी स्टेट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट। तो यहाँ से अब आपको देखो ना यार, क्या डेल्टा टी दोनों केस में सेम है? आप बोलोगे हाँ सर। दोनों केस में अलग क्या है? आर इक्विवेलेंट ही तो अलग है। यस सर। तो देयरफॉर आपको निकालना है, और डेल्टा क्यू भी सेम रखना है। देखो दोनों में डेल्टा क्यू भी सेम रखना है, दोनों में 10 कैलोरी की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका सिर्फ इतना सा खेल है। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी, यही तो हो गया। नहीं, यस सर। तो देयरफॉर T1 by T2 इज इक्वल टू, पहले जो आर इक्विवेलेंट था 1 अपॉन बाद में जो आर इक्विवेलेंट होगा 2। हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म। पहले वाले केस में आर इक्विवेलेंट कितना लिखोगे? अगर इसका रेजिस्टेंस तुमने आर माना, इसका रेजिस्टेंस आर माना, तो कितना हो गया? 2R। सही और है, अगला में और इस R/2। बार कितना हो जाएगा? R/2। तो क्वेश्चन हो गया 2 मिनट्स अपॉन T2। पहले कितना था? 2R, बाद में कितना हो गया? R/2। यहाँ से T2 निकाल लो। डन। हो गया सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं दूसरे के बाद में। तीसरा सवाल बताओ। सर थर्ड वाले में ऐसा कह सकते हैं क्या कि सारे रॉड्स आइडेंटिकल है तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा पी एंड क्यू पॉइंट पे? हाँ एक सेकंड। 3 आइडेंटिकल रॉड्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर जॉइंट एज शोन। ओके, और P and Q are midpoints of A, B and C, D respectively. Hence A, B, C and D are maintained at 0, 100. बढ़िया, सबको मेंटेन कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इन PQ is ओके। तो इसको तो वैसे जज कर सकते हो ना, मान लो कि PQ रॉड होती ही नहीं तो क्या होता, ऐसा सोच लो। PQ रॉड नहीं होती तो क्या होता? क्या P पॉइंट का टेम्परेचर 50 आता और इसका टेम्परेचर हाँ 45 सर, आता? वैसे ही।
तो बस अब अगर रॉड होगी तो नेचुरल सी बात है पी से क्यू में हीट भागेगी। पी से बस क्यू ये में करना जाएगा। यस सर, ऐसे ही ऐसे ही किया करना बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चौथा सवाल हो गया सर। हो गया। पांचवा सवाल, बता दीजिए मेरा गलत। पांचवा गलत आ रहा है। ओके, द चौथा। एंड्स ऑफ अ चौथा, 3 metal rods each diameter बढ़िया, the free ends are maintained this, assume that thermal conductivity this approximately equivalent temperature। ये तो मैं नहीं बताऊंगा बेटा, नहीं बताऊंगा, करो खुद से। The ends of a meter stick are maintained at 100 and 0, the ends of a meter stick are maintained at 100 and 0, one end of a rod is ये क्या है exact, one end of a rod is maintained at 25 degree, where should its other end be touched on the meter stick so that there is no heat current in the rod in steady state। क्या बोला जा रहा है यार, एक मिनट। मीटर स्टिक तो ये रही, ठीक है। वन एंड ऑफ अ रॉड, ये कोई अलग रॉड की बात कर रहा होगा ना। ओके, मेंटेन एट 25 डिग्री, वेयर शुड इट्स अदर एंड बी टच्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द मीटर स्टिक सो दैट, ओके सही है। और स्टेडी स्टेट की बात कर ही रहा है तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे लगा दो। अगर ये 25 डिग्री सी है, कहाँ होगा भाई पूछ। अगर स्टेडी स्टेट आएगा तो स्टेडी स्टेट पर ये 25 डिग्री पर होगा। और स्टेडी स्टेट पर अपन चाहते हैं कि इसमें करंट ना जाए, वो कब हो सकता है, जब इसका ये वाला एंड भी किस पर हो, 25 डिग्री पर हो। और अगर इसमें करंट नहीं जा रहा और स्टेडी स्टेट आ चुका है तो 100 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में क्या मैं मान सकता हूँ बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब कुछ। तो 25 डिग्री कहाँ पर आएगा, 25 सेंटीमीटर दूर आएगा यहाँ से। सही है ना। यस सर। सॉल्व नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, खाली देख के आंसर देना। चलिए इसके बाद 6, 7, 8 बोलो। 6, 7, 8 सर 7 में कूलिंग वाला सर बता दीजिए, रेट ऑफ कूलिंग वाला। 7th, spherical body radiates power h and its rate of cooling is c. If density is constant, then which of the following is are true? Density को constant मानना है, चलो ठीक है। और ओके, तो ब्लैक बॉडी है, जैसे अगर अपना फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या, माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। आई थिंक इसमें तो कुछ डाउट है नहीं, और यही तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। तो अब तुम्हें पूछा गया है रेट ऑफ रेडिएट्स एच, इसी को एच बोला गया है ना, रेडिएट्स पावर एच, यही तुम्हारा एच है। यस सर। ठीक है, तो एच किसके प्रोपोर्शन में आ गया, एरिया के प्रोपोर्शन में, तो देयरफॉर एच तो डायरेक्टली आ गया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। क्लियर है। फिर आपसे बोला रेट ऑफ कूलिंग के बारे में, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, माइनस डी टी बाई डी टी, इसको रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो ये हो गया सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। और इस पे क्लियरली वर्ड मेंशन किया है, डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए चलना है। तो सिग्मा ए अपॉन, तो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी ए अपॉन रो इनटू वी। तो प्रोपोर्शनलिटी हो गई आर स्क्वायर अपॉन रो इनटू आर क्यूब। तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई 1 अपॉन आर। क्लियर। हाँ सर हो गया सर। और 8 वाले में हिंट दे दीजिए। If the temperature of the sun were to increase from T to 2T and its radius from R to 2R, then the ratio of the radiant energy received on Earth to what it was। अबे solar constant का ratio ले बेवकूफ, solar constant का था क्लास में। सोलर कांस्टेंट जो लिखवाया था मैंने, आखिरी एग्जांपल था मेरे क्लास का। यस सर। रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो मैंने बताया था कि जो अर्थ जो रिसीव करता है एनर्जी पावर पर यूनिट एरिया, उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। अब अर्थ का तो चेंज कर नहीं रहे हो, सन को चेंज कर रहे हो, तो बस आपके रेडियस ऑफ सन के प्रोपोर्शन में आता था ना, रेडियस ऑफ सन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में था। सर एक डाउट है इसमें, सर जब अपन आर से 2R करेंगे तो सर डिस्टेंस डी को अपन चेंज करेंगे? डिस्टेंस डी बेटा सेंटर से होता है। ओके सर।
वो चेंज नहीं होता। चलिए पार्ट ओके, तो बस इतना ही था ना होमवर्क तो। यस सर यस सर। प्रोजेक्टेड एरिया क्या? प्रोजेक्टेड एरिया, अबे प्रोजेक्टेड एरिया लेना भी है तो अर्थ पे ही लेना है, तो एनीवेज कोई सिग्निफिकेंस रखता नहीं है, अर्थ का तो तुम चेंज कर नहीं रहे हो, अर्थ का रेडियस चेंज नहीं कर रहे ना, तो टेक्निकली तो इसमें एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ बोला है, इसका मतलब है आपको प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, लेकिन वो एनीवेज रेशियो लेना है ना, वो तो कट ही जाएगा क्योंकि अर्थ का तो एरिया चेंज होने वाला नहीं है। हाँ तो सर। सोलर कांस्टेंट का रेशियो ही आपका आंसर आ जाएगा, इनफ। सर एक डीपीपी भी था, वो करेंगे? हाँ एक डीपीपी कौन सा नंबर था? 31। डीपीपी नंबर, चलो यही खुल रहा है, बढ़िया। डीपीपी नया नंबर चैप्टर 31, शुरू करिए। नया चैप्टर भी देख लेंगे, कर लेंगे। डीपी 31 में कितना ही समय लगे, कर लेंगे। यस सर, इजी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट क्लास से कर लेना। डीपीपी सर, 31 next गलत class। बात है, पुराना पेंडिंग वर्क था ये पिछले नहीं क्लास का सर, होमवर्क नया नहीं था। चैप्टर नेक्स्ट क्लास से नया स्टार्ट। चैप्टर नया चैप्टर नया चैप्टर नई क्लास से क्यों भाई साहब, आज क्या है? सर सर आज हम लोग अगला इतना होमवर्क करके आए हैं सर। ये क्या ये बढ़िया है तुम्हारा, अगली क्लास में। चलो अभी चालू रिकॉर्डिंग करते भी हैं अभी। कम देरी होगा। चलो अभी तुम डीपीपी पे डिस्कशन पे चलो अभी ऐसे। और कौन से तुम्हारे इतना लोड चल रहा है, दिन में 2-2 क्लास तो हो रही है खाली, पता नहीं इसमें फिर क्या है। सर फिर भी नेक्स्ट क्लास से। सर 3 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सर होमवर्क में ज्यादा भर भर के। यस सर। यार मैंने तो अपना होमवर्क मैं लिमिटेड ही देता हूँ, मेरा होमवर्क कभी भी एक्स्ट्रा तो होता नहीं। सर सैटरडे आता है, टीचर लोग को लगता है कि बस 3 दिन का छुट्टी है ये लोग के पास। यस सर, यही होता है, संडे देखते नहीं कि पूरा होमवर्क मिल जाता है। सर एक एक एक्सरसाइज दे देते हैं। हाँ, सही है, तो आज मैं भी दूंगा। सब दे रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं। अरे सर क्या सर। गलत बहुत बात है सर। बैकलॉग है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं, होमवर्क तो बाद में देता हूँ मैं। डीपीपी 31 बताओ बेटा, पहला सवाल। हो गया सर थ्योरी। पहला सवाल, किसी को कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन, डाउट? यस। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा सब लोग ढंग से। सेकंड क्वेश्चन में एक तो है ना, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 11th के अंदर यूज होता है। 11th में कोलिजन प्रॉब्लम्स में इम्पैक्ट पैरामीटर, अब कुछ टीचर्स बताते हैं कुछ टीचर्स नहीं बताते, ध्यान रहे। इम्पैक्ट पैरामीटर जो इसके बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, काफी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ, पहले वाले का जो लाइन ऑफ मोशन है ना, और दूसरे वाले का जो लाइन ऑफ मोशन हो सकता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जो परपेंडिकुलर गैप होता है, उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो दिस मतलब इज अ नोन थिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार वो एग्जाम में इस तरह की चीज मेंशन करेगा, इसमें तो क्या मेंशन कर दिया कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, डायग्राम में भी मेंशन कर दिया, बाकी इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। पार्टिकल है, टक्कर मारेगा, टक्कर तो क्या मारेगा, शायद ये ग्रेस करते हुए जाएगा। ओके तो देखो, जीरो 0.5 mm ये गैप दे रखा है बेटा, और यहाँ से आपने एक पार्टिकल को फेंका है यू की स्पीड से, है ना, कहाँ से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आपने एक पार्टिकल को फेंका यू की स्पीड से, और वो जाएगा 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 जाएगा, और बोला है कि जस्ट ग्रेस करते हुए निकल जाएगा। इसका फीलिंग समझ में आया, ये ऐसे करके कुछ निकलेगा टच करते हुए। मान लेता हूँ जब यहाँ से ग्रेस करता हुआ जाएगा तब उसकी स्पीड भी है, ठीक है, तो क्योंकि टेंजेंशियली निकला तो परपेंडिकुलर होगा, ये बात तो तय है, ठीक। तो अब क्या चीज कर सकते हो, क्या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होगा, है ना? यस तो सर। स्टार्टिंग में सिस्टम में एनर्जी किसके पास है, सिर्फ पार्टिकल के पास कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, और उसके बाद में जब ये बिल्कुल अपने पास पहुंच जाएगा तब उसके पास स्पीड है हाफ एम वी स्क्वायर। बड़े को तो अपने फिक्स रखा हुआ है, तो ये तो वैसे भी फिक्स है, ठीक है। और जब ये इस डिस्टेंस पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितने लिखेंगे, के, दोनों का चार्ज सेम ही है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रेडियस दे रखा है कि नहीं दे रखा, रेडियस 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 नहीं सर दे रखा, रेडियस निकाल सकते हैं सर, हम लोग को डिस्टेंस पता है ना। रेडियस दे रखा है ना सवाल में, क्या 1 मिलीमीटर दे तो रखा है। चलिए तो ये हो गया रेडियस का स्क्वायर, रेडियस रेडियस, ठीक है। तो ये अपनी पहली इक्वेशन है, क्या लगाई मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दूसरा, तो यहाँ पर अभी कितने वेरिएबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वेरिएबल v है, और इनिशियल वेलोसिटी तो है ही सही, तो 2 वेरिएबल है u और v,
ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? दूसरा इक्वेशन बनेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या आएगा? इनिशियली एंगुलर मोमेंटम। अब बोलो सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए यार बेटा, क्योंकि अपन ने अब ग्रेविटेशन नाम की चीज भी पढ़ ली है। क्या ग्रेविटेशन भी तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर एक प्लेनेट है जो आसपास घूमता रहता है, और एक ये जैसा सन है, सन जैसे बैठा हुआ है, और क्या सन के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते थे। तो ये भी तो यस कुछ सिमिलर है। तो ये आपको स्ट्राइक करना बनता है कि यार इसके अंदर क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है? एम यू इंटू 0.5। बाद में कितना हो जाएगा? एम वी इंटू आर। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, यस सर, हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताओ, कोई डाउट? नोट्स का सवाल। हाँ बोलो, थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी? चौथे डाउट? सर बी ऑप्शन बता दीजिए इसमें। चौथे का कौन सा ऑप्शन बेटा? बी। बॉम्बे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द स्पेस बिटवीन द टू शेल्स। ये इस तरीके से कर लो, जैसे दोनों क्या है, कंडक्टिंग क्या दे रखा है, कौन से शेल्स है, ये भी नहीं बता रखा कौन से शेल्स है, और कंडक्टिंग ये मान लेते हैं। माइनस क्यू बाहर की तरफ, प्लस 2q, है ना, रेडियस r, रेडियस 2r वगैरह वगैरह। आप मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर जगह पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने बैठोगे, क्या बाहर वाली शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या? नहीं आएगी। एनर्जी निकालने का सबसे आसान तरीका, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट कर लो ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर कितनी आएगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? आर से 2r। याद है कैसे करते थे ये सब चीजें? याद है कुछ? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? यस सर याद। तो मुझे ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कितनी करेगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। माइनस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बस, बाकी किसी की तो आएगी नहीं। तो माइनस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। तो चाहो तो के इंटू माइनस क्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अल्टीमेटली स्क्वायर ही होना है। तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? आर से 2r। सर ऐसे नहीं कर सकते, दोनों की सेल्फ एनर्जी लिख दो, फिर उनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। क्या वापस बोल, दोनों की सेल्फ एनर्जी लिख दो फिर? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सर। और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेगा? मतलब वो कहाँ पे स्टोर्ड हो रही है? वो इनके बीच में हो रही है, ऐसा? यस सर। सही तरीका नहीं है बेटा ये, भले ही आंसर आ जाता है लेकिन सही तरीका नहीं है। इंटरेक्शन कहाँ पे स्टोर होती है ये अपन नहीं बोल सकते। सही है। इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालने का तरीका मैं कैपेसिटर नाम के चैप्टर में सिखाऊंगा वापस, और वो एक झटके में निकाल लोगे आप। लेकिन अभी फिलहाल जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यही तरीका है, आर से लेकर 2r तक इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कैपेसिटर सीखेंगे ना, तो कैपेसिटर में तो आपको मैं एक लाइन में करवा दूंगा। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटर ही है क्या? नेक्स्ट हाँ बेटा, नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 और 6 में कोई डाउट? 5 बता दीजिए सर। 5 में डाउट है। 5 है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास 45 kg एंड लेंथ 1.5 मीटर एज अ वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म है 45 kg, भाई साहब अच्छा खासा वेट है। लेंथ है एज अ वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी वेयर x इज अ डिस्टेंस। बढ़िया। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 15 न्यूटन व्हिच इज यूनिफॉर्म। टेंशन यूनिफॉर्म दे दिए पहले से ही। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पल्स जनरेटेड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू ट्रैवल टू द अदर एंड। ऐसा अज्यूम कर लो कि कुछ 45 kg की एक रस्सी है ना, लेंथ भी दे रखी है, लेकिन इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है और वो वेरी कर रही है, x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड
किसी एक एंड से x डिस्टेंस पे जो इसका म्यू है वो वेरिएबल है। म्यू कितना है? म्यू है kx के बराबर, ठीक है। टोटल मास आपको दे रखा है 45 kg। तो जरा खुद सोच के बताओ, तो इसका टोटल मास है कैपिटल M, क्या वो होना चाहिए म्यू इंटू dx का इंटीग्रेशन यस सर। 0 से लेकर L तक, ठीक है। L इसकी टोटल लेंथ मैंने मान ली। अब आपको M दे रखा है इसने कितना 45, म्यू दे रखा है kx का स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट मैंने पहले ही कर लिया, तो डायरेक्ट लिख दूं kl स्क्वायर बाई 2। तो बेटा यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि लेंथ भी आपको पता है 1.5, तो यहाँ से k का वैल्यू मिल गया। एक बार k का वैल्यू मिल गया और कितना आ गया 90 अपॉन, देख लोगे ना, 40 आ जाएगा सर। ये 40 आ रहा है क्या? यस 1.5 का स्क्वायर है तो 2.25 आ गया, 90 अपॉन 2.40 आ रहा होगा। चलो ठीक है, ये k का वैल्यू आ गया बेटा अपना 40, जो भी ऐसा यूनिट है वो देख लेना। तो k का वैल्यू 40 आने के बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना समय लगेगा एक वेव को एक जगह दूसरी जगह पहुंचने में ना हो। अब अपन जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो रूट t बाई म्यू होता है, dx by dt। ठीक है। और v को आप क्या लिख सकते हो, dx बाई dt। तो यहाँ से अब आप कर लो भले ही, ये रूट t हो गया, यहाँ पे रूट k हो गया और ये x की पावर हाफ हो गया। तो देयरफॉर रूट t बाई रूट k को यही रहने देते हैं, x की पावर हाफ इंटू डी एक्स हो जाएगा सर। टी बाई के डी टी इंटीग्रेशन एल 0 से एल 0 से टी, ठीक। चलिए ये हुआ आपका 5वां सवाल। इसके बाद बताओ छठा सवाल, कोई डाउट? बता दीजिए छठा सर। छठे में डाउट? छठा, चलो आप में से कोई बताएगा छठा सवाल कैसे करना है? कोई भी? किसी का तो हुआ होगा, एक ने पूछा है तो मतलब बाकी लोगों का तो हो गया होगा, है? डीपीपी करना छोड़ना मत। अब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं चलो वो तो ठीक है, लेकिन काफी लोग डीपीपी जैसी आती है बोले हाँ ठीक है, इधर उधर कहीं देख रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं है, करा तो है ही नहीं, कोई सोचना नहीं है। डीपीपी ही है जो आपको पुरानी चीज रिवाइज कराता है। मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूँ, डीपीपी किया करो, सॉल्व नहीं होता है तो भी एक बार अटेम्प्ट पूरी करनी है। छठा सवाल देखो, और अच्छी चीज रिवाइज होगी, जरा ढंग से देखो। एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लार्ज शीट है ना, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लार्ज शीट है और वॉलेट से ऐसी दे रखी है और उसके सामने ही आपको एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ये अनचार्ज है और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ये मेंशन्ड है। अब क्वेश्चन को और ढंग से समझना, इस अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के सेंटर पे शायद एक चार्ज रख दिया है Q, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कंडक्टर है, इसका मतलब है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, कंडक्टर के अंदर। सोच के बताओ। अरे Yes, sir. जैसे कंडक्टर का जो खुद का चार्ज होगा, खुद पे वो चार्ज surface इंड्यूस होंगे, पे पहुंच जाएगा। माइनस माइनस इंड्यूस होगा, प्लस प्लस इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस होंगे ही होंगे। तो मैं कह रहा हूँ क्या बाहर वाली दुनिया का मिलकर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए? यस सर। यस सर। सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड आ गया, फाइंड तो ही नहीं, ओके। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू शेल, शेल ने पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स मारा, तो बड़ा आसान नहीं हो गया? समझ नहीं आ रहा क्या करना है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये शेल की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे उतना ही फोर्स लगेगा ना जितना इस शीट की वजह से लगेगा, क्योंकि टोटल फोर्स समझ रहे हो, नेट फोर्स यस सर, यस जीरो है ना, ड्यू टू शीट प्लस शेल ऑन चार्ज इनसाइड इज 0। एक्चुअली शेल भी नहीं बोलने सकते, नेट फोर्स ड्यू टू शीट प्लस आउटसाइड चार्जेस ऑन शेल। ऑन चार्ज इनसाइड इज 0। क्या बात समझ में आती है? यस सर। बाहर की दुनिया का कंबाइंड इफेक्ट अंदर नहीं दिखता, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या इस शीट की वजह से चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? शीट की वजह से चार्ज पर कितनी है? शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो बस देयरफॉर फोर्स ड्यू टू शेल शुड बी इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में चलूंगा तो माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू शीट, वेक्टर फॉर्म में, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम आएंगे।
तो बस अपना काम कर लो, आपको तो मैग्नीट्यूड से मतलब। तो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू शेल मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्वेश्चन खत्म। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन बताओ 7 8 9। 8 और 9 सर। 8 और 9 में, तो 8 और 9 में जैसे बोथ ऑब्जेक्ट्स आर लाइकली चार्ज ऑपोजिट चार्ज, तो देख के समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। करेक्ट। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? क्योंकि यस पोटेंशियल सर। देखो ना, यहाँ पर नेगेटिव है सारे, यहाँ पर पोटेंशियल सारे पॉजिटिव है। तो ये तो क्लियर हो गया, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑपोजिटली चार्ज। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द प्लेट इज, तो प्लेट पे कितना होगा, तो बड़ा आसान है यार, आपको दिख रहा है 0.3 मीटर का डिफरेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। 0.3 मीटर पे कितना डिफरेंस आया, 30 का आया। ठीक है। 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपको दिख रहा है 30 वोल्ट का, वो होना चाहिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, 0.3। देखो समझो, डाउट है तो बताओ। क्लियर। सिग्मा का वैल्यू मिल गया ना। यस सर। तो ये 8 हो गया। ये क्या है, दोनों ऑप्शन सेम ही दिख रहा है। यस सर, बहुत बार होता है, जो सही आंसर होता है उसको 2 बार वो लिखना है। प्लेट और स्पेयर है। ओके नहीं नहीं, हाँ वही है, ये प्लेट है और वो स्फीयर है, दोनों में डिफरेंस है। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या मैच कर रहा है ना, ये मैच कर जाएगा शायद, देख लेना कर जाएगा। तो आंसर इसका बी और सी है। क्या दे रखा आंसर, चेक करो एक बार, चेक करो ना एक बार। 8 का आंसर क्या है? यस सर, बी और सी है। बी और सी है, हाँ पे तो कोई करेक्शन नहीं है, सही है बराबर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज, स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो इसका तो अरेंजमेंट ही नहीं रखा, डिस्टेंस कहाँ दिया, नहीं निकाल पाओगे। अब ये जो -30 वोल्ट है, -20 वोल्ट है, -10 वोल्ट है, अब इसका डिस्टेंस कहाँ दिया है, नहीं निकाल पाएंगे। तो डी ऑप्शन तो चेक कर ही नहीं सकते अपन 8 का। फिर आता हूँ मैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में डाउट है किसी को, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में? 9th क्वेश्चन देखो बेटा, किसी को डाउट है? यस सर। 9th में डाउट है। ओके। वर्क रिक्वायर्ड इन स्लोली मूविंग अ -1 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ई टू डी, कहाँ से ई टू डी में लेके जाना है, ई से लेकर डी तक में कितना, तो ई का पोटेंशियल पता है, डी का पोटेंशियल पता है, तो ये तो कर लो ना, ये तो वैसे ही हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू, यही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ए ऑप्शन। पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, ई और डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई कितने पर है, -20 पे, और डी कितने पे है, 20 पे, तो 40 डिफरेंस, 40 का डिफरेंस आ गया, 40 इंटू चार्ज -1, तो बस कर लो ना, आ तो रहा है। ए ऑप्शन तो सही है। वर्क डन इन स्लोली मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू सी, ए से लेके सी तक लेके जाना है, वाया पॉइंट ई इज पॉजिटिव। देखो आपको मेरा ये पता होना चाहिए, ये वाया वाया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कैसी है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो तो कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है ना। तो कोई भी रास्ते से लेके जाओ, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम ही आना है, तो तुम ए ई सी से लेके जाओ या ए बी सी से लेके जाओ, वाया का कोई मतलब वाया ई से कोई मतलब नहीं है, वाया ई से तुमको डराने के लिए, समझाने के लिए, टाइम पास करने के लिए दिया है, ई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेना देना यार, कि तुम्हारा रास्ता क्या है, वो तो वैसे भी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, कोई मतलब नहीं, तो बस तो चेक कर लो पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे चेक करोगे पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा। पोटेंशियल डिफरेंस देख लो ए और सी का पोटेंशियल -10 है और ए का पोटेंशियल -30 है, तो VC -V है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, -10 -30, हाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव आएगा, करेक्ट है बी ऑप्शन भी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट कहाँ गया, ओके डी पॉइंट इज 100 वोल्ट पर मीटर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा निकाल लिया था ना अपन ने ऊपर, तो सिग्मा के अकॉर्डिंग देख लो डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा पे एप्सिलॉन आएगी, आएगी
वैल्यू चेक कर लो, आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, देख लेना आप। और डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ तो आएगी वो तो सही बात है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था ना। वैल्यू चेक कर लेना, वैल्यू मैंने आपको बताई थी, सिग्मा वैल्यू मिल चुका है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कांट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, सही बात, क्योंकि आपको इसका चार्ज ही नहीं पता है। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। चलिए ये हो गया 7, 8, 9। आखिरी सवाल 10वां सवाल, बोलो डाउट। हो गया सर। 10वें में कोई भी एबीसीडी में डाउट? चलो क्लियर। डीपी 32 नहीं दी ना अभी तक मैंने? नहीं सर, अभी 3 बचा है बस, इतना मोटा शीट। ओके, तो ओवरऑल मतलब अभी तक मैंने जितना होमवर्क दिया है वो सब डिस्कस हो गया ना? यस सर, अभी पूरा डिस्कशन हुआ है। सही है, अभी भी हाफ एन आवर तो बाकी। क्या बेटा? यस सर, डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक से शायद। माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, एक सेकंड। सर हवा की आवाज आ रही। हाँ वो मैं थोड़ा अभी आगे बैठ गया था ना इसलिए। चलिए तो ठीक है फिर अपना डिस्कशन खत्म हुआ, फिर अभी क्लास नोट्स ओपन करो। सर नेक्स्ट क्लास। अरे क्या नेक्स्ट क्लास क्या होता है, कर लेते हैं। सर थोड़ा आपको भी रेस्ट करना। नहीं मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं। सर आप तो करते हैं। चलो थोड़ा आइडिया देता हूँ, ऐसी बात करते हैं थोड़ा चैप्टर की, कुछ पढ़ा नहीं रहा खास, बस 10 मिनट और सर कर क्या लेते क्या हैं। चाहिए इस चैप्टर के लिए? कैपेसिटर, एक बार कैपेसिटर के बारे में कुछ आइडिया देता हूँ कि क्या होता है कैपेसिटर, और वो सारी बातें कर लेते हैं थोड़ा। सर थोड़ा देर इसी। चलिए क्लास नोट ओपन करो सब, जल्दी छोड़ दूंगा, बस 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। यस सर, ठीक है। थोड़ा कैपेसिटर का थोड़ा माहौल तो बना लेते हैं 10-15 मिनट, फिर आगे फ्री करूँ। सर ये बहुत टफ चैप्टर है क्या? सीनियर्स बोलते हैं कि टफ है, टफ है। टफ है थोड़ा तो है। सर इसमें कौन सा चैप्टर सर? ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड है। देखो आपको बताता हूँ क्या सीन क्या है, इसकी कहानी क्या है। कैपेसिटर हो या कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटेंस कई जगह कैपेसिटेंस लिखा होता है, कई जगह कैपेसिटर लिखा होता है, वो वैसी बात है। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस है ना, तो वही डिफरेंस है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? जैसे कभी आप लोगों ने ये सब इसको तो सुना होगा, कंडेंसर वर्ड सुना है सब लोगों ने रियल लाइफ में? हाँ Yes, सर, sir. पंखा में जो लोग। पंखा, बिल्कुल सब लोग ये सब लोगों का यही होता है। गर्मी में जब भयंकर गर्मी लगती है तो घर वाले बोलते हैं कि अरे पंखा चलता ही नहीं है साला, कहता धीरे क्यों चलता है। कंडेंसर तो चेंज फिर करवा। तो फिर कंडेंसर चेंज कर देते हैं और कंडेंसर लगाते हैं, और अचानक सबको लगता है आहा एकदम आनंद की अनुभूति होती है अपने को। तो वो जो कंडेंसर है ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो कैपेसिटर ही है। इस कंडेंसर जो अपन नाम रियल लाइफ में यूज करते हैं प्रैक्टिकली, आप कभी किसी दुकान पे जाके बोलोगे कैपेसिटर दे दे, तो वो थोड़ा देखेगा कैपेसिटर, जैसे कंडेंसर बोलेगा ना तो वो तुरंत निकाल के देगा। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या ऐसी डिवाइस है, ये एक्चुअली क्या करती है, चार्ज स्टोरेज वाली डिवाइस है। क्या है? चार्ज स्टोरेज वाली डिवाइस। और ये एकदम से जब आप इसको ऑन करते हो या सर्किट पर कनेक्ट करते हो, इट हैज द एबिलिटी टू रिलीज मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर आप एकदम से इसके पास एक ऐसी ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत सारा चार्ज एक साथ में रिलीज कर सकता है और काफी ज्यादा चार्ज एक साथ में स्टोर कर सकता है। तो ये जो डिवाइस हो गया, ये अपन ऐसे जैसे पंखे में लगा दिया, इनफैक्ट अपने लैपटॉप्स में हो गया, इन सब जगह पे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कंडेंसर्स यूज करते हैं। जैसे लैपटॉप्स के अंदर छोटे छोटे जो आपने पूरा मदरबोर्ड देखा होगा ना, उसमें आप लोगों ने देखा है छोटे छोटे से सिलेंडर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सिलेंडर्स, यस सर। है ना। वो जो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं वो बिल्कुल एकदम मिनिस्कुल साइज के होते हैं यार, उनका डायमीटर शायद मिलीमीटर में होगा, इतने छोटे छोटे से वो होते हैं। सेमीकंडक्टिंग जो भी चिप्स होती है ना उसके अंदर लगे होते हैं। ये सब और कुछ नहीं, ये सब कंडक्टर्स, ये सब क्या है, कैपेसिटर्स है। तो कैपेसिटर्स कौन है, ये कैसे लोग हैं? जैसे अपना एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर क्या हो गया, अपना पंखा एक रेजिस्टर है, अपना एसी एक रेजिस्टर है, ये सब रेजिस्टर है जो कि एनर्जी खाते हैं और एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। और ये जो कैपेसिटर है ना बेटा, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इसका काम लगभग, आपको थोड़ी अगर फीलिंग दूं तो इसका काम लगभग एक बैटरी जैसा है। कैसा काम है? बैटरी जैसा। बैटरी क्या करता है? पावर देता है ना, लेकिन
बैटरी क्या होता है, वो कांस्टेंट वोल्टेज रखता है अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस, जब तक वो काम करता है। अब वो अपन जानते हैं कि धीरे धीरे वो डीके होता है, लेकिन अगर मैं एक आइडियल बैटरी की इमेजिनेशन करूं तो क्या आइडियल बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, और वो क्या पावर देने वाली या एनर्जी देने वाली डिवाइस है। सही बात है। तो वैसे ही कैपेसिटर जो होता है ये भी एक एनर्जी देने वाली डिवाइस है, पहली बात समझना। और लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करता। तो इसका काम कुछ अलग सा है, मतलब ऑब्वियसली अगर सेम ही जैसा काम होता तो फिर अपन अलग से क्यों पढ़ते इसको। ये एग्जैक्टली बैटरी नहीं है, लेकिन समवॉट हल्का फुल्का बैटरी जैसा काम करता है, और एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। इस तरह के डिवाइसेस को अपन कैपेसिटर बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे देखो, अब प्रॉब्लम क्या, जैसे मान लो मुझे कोई चार्ज स्टोर करना है, क्या करना है, एक चार्ज स्टोर करना है। तो दिक्कत क्या है बेटा कि चार्ज को स्टोर करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि चार्ज को मान लो मैंने यहाँ रख दिया, तो अपने सराउंडिंग्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, होती है नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये चार्ज कहीं पर भी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन पता है क्या है, मैं कंडक्टर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर पे अपन क्या करते हैं, इसको चार्ज दे देते हैं। और क्या सबसे अच्छी बात आपको पता है, अगर कंडक्टर को मैं चार्ज दूंगा तो क्या कंडक्टर अपना सारा चार्ज सरफेस पे ले आएगा। यस सर। और सारा चार्ज सरफेस पे ले आएगा और चार्ज आराम से इसके ऊपर रह जाएगा। अब तुम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या कुछ भी लगाओ, क्या इसका चार्ज कहीं उड़ के जाएगा क्या, या चार्ज के अंदर भागेगा क्या, अंदर भागकर ही वापस कहाँ आ जाएगा, सराउंडिंग्स वापस बाउंड्री पे आ जाएगा। तो क्या आप कंडक्टर को इमेजिन कर सकते हो, इट इज अ वेरी गुड डिवाइस टू स्टोर चार्जेस। क्या फील आती है। यस सर। कंडक्टर को क्या मान सकता हूँ, कंडक्टर इज अ डिवाइस, सर थोड़ी मोड़ी आ गई थी। कंडक्टर इज अ डिवाइस टू स्टोर सर ये लिखना चार्जेस। भी है क्या? चाहो तो लिख लो, चैप्टर का तो माहौल तो बना हाँ ही रहा सर हूँ। ठीक है। ठीक, देख लो। तो कैपेसिटेंस तो आप बोलो सर कंडक्टर है, ठीक है, कैपेसिटेंस और कंडक्टर में क्या रिलेशन है। कैपेसिटेंस किसका होता है, कैपेसिटर का। और कैपेसिटर कौन होता है, वो होता तो कंडक्टर ही है, वो होता तो कंडक्टर ही है। तो लेकिन जनरली कैपेसिटर अपन पेयर ऑफ कंडक्टर्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्जेस एंड कैपेसिटर generally is considered a pair of conductors। ठीक है, अब मैंने जनरली वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कुछ किताबों ने बोला है कि अकेला कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। कर तो सकता है, कर तो सकता है, लेकिन अपन कैपेसिटर अपने लिए ध्यान रहे, कैपेसिटर क्या चीज है, कंडक्टर्स का पेयर है, उसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, कैपेसिटर। अकेला कंडक्टर है, उसको कैपेसिटर बोल सकते हैं क्या, बोल तो सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब कहने को बोल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ अपने लिए यूटिलिटी नहीं है, कुछ खास यूज नहीं होगा। अब जब मैं पेयर ऑफ कंडक्टर यूज करता हूं ना, तो वो बहुत अच्छा स्टोर कर पाता है एनर्जी को, बहुत अच्छा स्टोरेज डिवाइस बन जाता है। और जब अकेला कंडक्टर होता है तो वो इतना अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली कैपेसिटर बोलना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेकिन कुछ किताबें फॉलो करती है, कुछ किताबें मना करती है, तो इसमें डिवाइडेड ओपिनियन है। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है, क्या कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है, हाँ जी। क्या कैपेसिटर स्टोर चार्ज को स्टोर करता है, हाँ जी। और क्या कैपेसिटर जनरली दो पेयर ऑफ कंडक्टर्स को कहा जाता है, हाँ जी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस को अपन प्यार से कंडक्टर बोलते हैं, मतलब चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस को कंडक्टर बोलते हैं, और उसको प्यार से अपन कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। और ये जो चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, इसको कैपेसिटेंस। अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बात समझ में आई। अब यस लगे सर। हाथों इसी में बोलूं, क्या मैं चार्ज दिए जाऊं, मैंने बोला ये तो स्टोर कर रहा है, या भाई और ले और ले और ले। अगर मैं चार्ज को बढ़ाता जाऊं तो क्या कभी ना कभी इस कंडक्टर की हालत खराब होगी, ये कंडक्टर बोलेगा आन दो आन दो आन दो, कोई दिक्कत नहीं। सोच के बताओ खराब हो। हालत खराब क्यों होगी, अब इसके बारे में सोच के बताओ। स्टोरेज से क्योंकि ज्यादा चार्जेस में आपस में रिपल्शन होगा। चार्जेस में रिपल्शन होगा, भले ही हो, तो सारे चार्ज तो वैसे भी सरफेस पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या होगा। सर एक लिमिट तो होगी ना।
लिमिट क्यों होगी, मैं बोल रहा हूँ लिमिट ऐसा क्या हो जाएगा कि कुछ तो वो लिमिट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना कि चार्ज, चलो मान लो मैंने चार्ज दिया 10 कूलम और दिया 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, देखो दिए पढ़ाऊं सारा चार्ज बाहर आ रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो कब ये बोलेगा अबे बस भी कर, ऐसा कब बोलेगा? तो ज्यादा रिपल्शन होने लगेगा दोनों के बीच में। एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जब ये साला कंडक्टर ही फट जाए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम क्या कॉन्सेप्ट होता है, याद है? यस सर, हाँ होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको कंडक्टर के अंदर सिखाया था, लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम। के अंदर, है ना? तो उसके अंदर क्या होता था कि क्या सारे चार्जेस आपस में रिपल्जन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। और रिपल्जन क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर है, हर चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स तो लगा ही रहा है। तो अगर आप चार्ज बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है कि साला मटेरियल ही फट जाए, लेकिन जनरली मटेरियल काफी स्ट्रांग होते हैं, वो इतने आसानी से फटते नहीं है। तो ये मटेरियल फटे ना फटे, इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, सराउंडिंग्स, आसपास का जो सराउंडिंग्स है ना, उनकी फट लेती है। बोले सर ये कैसे हो गया, सराउंडिंग कैसे फटती है? आप लोगों ने कभी देखा है कि एयर में आयनाइजेशन होता है? हाँ सर देखा है। पैदा होता यस है। सर, चिंगारी चिंगारी निकलती है ना, एकदम से चिंगारी निकलती है, वो एयर का आयनाइजेशन है। कई बार विजिबल होता है, कई बार विजिबल नहीं होता है। क्या एयर, ऑब्वियसली बात है, अपने आसपास जो एयर है वो कंडक्टिंग तो होती है ना बेटा, है ना? और आप देखते हो कि कई बार एक तो एयर के थ्रू भी चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू भी चार्जेस निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है उसको, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक सर है? लाइटनिंग एग्जांपल हो सकता है क्या इसका? लाइटनिंग भी एग्जांपल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लाइटनिंग भी एक एग्जांपल है, क्योंकि एयर के थ्रू कंडक्ट करता है वो, है ना? तो वो क्या होता है, अपने क्लाउड्स होते हैं ना, वो हाईली चार्ज होते हैं, करेक्ट? तो यस। जब क्लाउड एक तरीके से आप कंडक्टर मान लो, ठीक है, तो क्लाउड्स हाईली चार्ज है, और चार्ज अगर बहुत इकट्ठा हो गया तो वो एकदम से लाइटिंग मारता है। तो जो लाइटिंग मारता है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, क्लाउड अपना चार्ज को डिस्चार्ज करता है थ्रू एयर, क्योंकि एयर कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है। एयर इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन एक मोमेंट पे वो कंडक्टर बन सकता है, अगर अगर इस पे चार्ज एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाए। मैं इसको एक्सप्लेन अब अगली क्लास में करूंगा, नहीं तो अगर मैं भी एक्सप्लेन करने लग गया तो पूरा 15-20 मिनट तो आराम से खा जाऊंगा, और फिर जो मैंने बोला फिर वो हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, मैं आप लोगों की चलो रिक्वेस्ट को एक बार मान लेता हूँ, आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मैं सर कंटिन्यू करूंगा। हाँ बोलो। सर एक पुराना करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक डाउट है सर। सर बोल क्या? एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि ह्यूमन बॉडी में लिखा था कि ह्यूमन बॉडी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन फिर आगे लिखा था इट हैज 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो सर 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के बाद अच्छा कैसे हो सकता है कंडक्टर? ह्यूमन बॉडी का क्या लिखा है? रेजिस्टेंस 10 किलो ओम लिखा है, उसको यस सर, एक्सप्लेन नहीं किया कुछ? नहीं सर, एक स्टेटमेंट है रेजिस्टेंस 10 किलो ओम लिया है और उसके पहले लिखा है कि अच्छा कंडक्टर भी है। वेट हो जाता तब अच्छा कंडक्टर हो जाता। क्या हो जाता है बेटा? सर ये स्टेटमेंट लिखा है, आवर बॉडी इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 किलो ओम। अब यार ये सब देखो, गुड कंडक्टेंस और बैड कंडक्टेंस ये सब रिलेटिव है ना। अब किसके रिलेशन में आप कंपेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब 10 किलो ओम अपना है, और जैसे मान ले कि अपन कोई हैवी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन जनरली क्या होता है, जैसे अपना फ्रिज है, कई बार अपन बोलते हैं कि फ्रिज की अच्छे से अर्थिंग नहीं हुई है, तो करंट आता है ना अपने को जोर से, यस सर, यस सर। सुना है ना? तो अब उस केस में क्या है कि अब चार्ज को फ्लो करने के दो रास्ते हैं, या तो फ्रिज के थ्रू पास हो जाए, अर्थिंग नहीं है जब, और दूसरा रास्ता है कि अपने बॉडी से पास हो जाए। तो अपने बॉडी का रेजिस्टेंस हो सकता है कि कंपैरिजन में कम जिससे है। अपन कंपेयर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम हो, इसलिए अच्छा अपने हाँ बॉडी से चार्ज पास करने की इच्छा रखता है। तो ये सब रिलेटिव होता है, इट्स नॉट लाइक के एक एब्सोल्यूट नंबर कभी नहीं होता ना। मतलब वही वाली बात है, अगर मैं बोलूँ कि 100 ओम है, तो ये हो सकता है ना कि 0.1 मिली ओम के लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो, लेकिन यस अपने को सर, लगेगा सही 100 बात। ओम तो बहुत छोटी बात है। तो ये रिलेटिव है, इट्स नॉट लाइक के 100 किलो ओम है या 10 किलो ओम है तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सब रिलेटिव है। तो यही मीनिंग होगा उसका, और कोई एक्स्ट्रा मीनिंग तो कुछ है नहीं। सर कैपेसिटर अच्छा में सर, कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में के? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो कंडक्टर्स वाला पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट। सर सर एक और बात। सर कंडक्टर्स वाला ही सर यूज होगा ज्यादातर। मैक्सिमम वही यूज होगा। सर ये आप एक लास्ट चैप्टर में लिखवाए थे ई लैम्डा और एक ई, सर ई लैम्डा और ई में डिफरेंस बता दीजिए एक बार। E इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन है भाई, इतना बड़ा हाँ सर, डिफरेंस है। ये तो लिखा हुआ है सर, लेकिन उसका डेफिनेशन में आप लिखवाए हैं इट इज द ई लैम्डा रेडिएशन सुनो, एमिटेड। ई लैम्डा तुम्हारा डी बाई डी लैम्डा है, अच्छा समझ गए सर, समझ गए हाँ। ये खेल है।
सर एक सर एक और डाउट था। सेक्शन दिया था सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सर ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है, कोर्स में नहीं है बेटा, उसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। ओके सर। कोर्स में ही सर नहीं आप है, वो बोले पहले हुआ करता था, अब नहीं। सर क्या आप बोलो? बोले थे ब्लैक बॉडी में सर जब थर्मल इक्विलिब्रियम आता है, थर्मल बोलते हैं सर, जब हीट ये रहता है, चार्ज जब से इक्वली फॉलो करता है सर, तब सर आपको जितना वो रेडिएट करता है उतना वो एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन सर इनिशियल कंडीशन में तो वो एक्सेप्ट ज्यादा करता होगा ना? देख, वो एक्सेप्ट करे मतलब जैसे मान ले कि एक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है, और एक तेरी ग्रे बॉडी है, जनरल बॉडी। सराउंडिंग का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इसमें भी टी है, तो यहाँ और मान ले दोनों का एरिया सेम, तो क्या क्यू इन तो दोनों के लिए सेम होगा, क्यू इन विल बी सेम फॉर बोथ। क्यू इन यस सर। जो इंसिडेंट है वो तो सेम होगा, लेकिन क्या ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू दिस, हाँ सर। है ना? तो मैं समझाता हूँ कि ब्लैक बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हमेशा ही ग्रे बॉडी के कंपैरिजन में, एट ऑल टेम्परेचर्स हमें ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा वो। क्यू इंसिडेंट सेम होगा दोनों केस में, लेकिन क्यू एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। लेकिन अगर ये ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ में, इसका मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब ज्यादा एमिट भी करेगा, और यस ग्रे सर। बॉडी ने कम एब्जॉर्ब किया था तो कम एमिट करेगा। बस ये स्टोरी है, ओके। है ना? थैंक यू सर। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सर मैं क्लास ये में। क्वेश्चन पूछना है सर एक। थैंक यू थैंक सर, यू बाय सर। सर। ठीक है, जो फ्री है निकलो, सर बाकी बता क्या डाउट है, बोल बोल बोल। सर कोई 2 मास का स्प्रिंग सिस्टम है सर। 2 मास है और एक स्प्रिंग है, ओके। यस सर। और सर उसमें फोर्स लग रही है एक ब्लॉक पर 2, एक ब्लॉक पर। जैसे पढ़ा लेता हूँ डायग्राम, ये m1 मास है, स्प्रिंग है, m2 मास है, आगे बता। सर इसमें फोर्स लग रही है M2 पर, मान लीजिए सर आप। हाँ, कितना एफ फोर्स लग रहा एफ है? मान लिया एफ F लग रहा है, चल आगे बता। और सर B वेलोसिटी से मूव कर रहा है, U वेलोसिटी से नहीं सर। U से मूव कर रहा है, चल आगे बता। तो इसमें मैक्स एक्सटेंशन निकालना है और सर निकल नहीं रहा है सर इसमें एक्सटेंशन। इसमें तो मुझे लगता है शायद क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ देखो, करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास चले जाओ पहली बात तो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट सेंटर मास जाओगे तो पहले एसीएम निकालो, एसीएम कितना आएगा, F अपॉन m1 प्लस m2, और VCM निकाल लो, कितना आएगा, m1u होल अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। तो सेंटर मास के फ्रेम में जाओगे, सेंटर मास के फ्रेम में m1 m2 दोनों की वेलोसिटी निकालो, सेंटर मास की वेलोसिटी इधर की तरफ ही आई है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ही आई है, तो क्या m2 सेंटर मास के फ्रेम में बात कर रहा हूँ, m2 कितने से भागेगा, इधर की तरफ VCM से, उल्टा सॉरी, इधर की तरफ भागेगा VCM से, और ये भागेगा इधर की तरफ u माइनस VCM से। बात समझ में आती है? यस सर। सेंटर मास के फ्रेम में, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास के फ्रेम में, और इस पे इधर लग रहा है F, और सूडो फोर्स लगा दे, इधर लग गया m1 ACM और इधर लग गया m2 ACM, तो ये तेरा पूरा डायग्राम बन गया। तो अब कर ले बस यहाँ पे इनिशियली, जब ये तो था अभी तेरा नेचुरल लेंथ का सिनारियो था, कुछ देर बाद ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जब जाएगा तो उस केस में सेंटर मास के फ्रेम में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड भी 0 हो जाएगी, और ये तुम्हारा एक्स मैक्स वाले स्टेट पर आ गया। तो ओरिजिनल इस सिस्टम की एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 एंड एनर्जी ऑफ 2 को सेम कर दो। इनिशियली सिस्टम में एनर्जी क्या थी, या वर्क डन कर ले तो भी चलेगा, वर्क डन बाय ऑल कर ले तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, सही है। तो मान लेता हूँ कि ये x1 चला गया, ये x2 चला गया, ये वेलोसिटी दे रखी है तुझे इनिशियल। यस सर, इनिशियल दे रखी है U। तो ये तो बहुत ही गंद मचने वाली है आज। तो जैसे F1 x1 प्लस F2 x2 माइनस हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, है ना। F1 F2 क्या बताता हूँ मैं,
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो 0 है, इनिशियली कितनी थी, हाफ m1 u माइनस bcm का स्क्वायर माइनस हाफ m2 इंटू bcm का स्क्वायर। f1 f2 क्या होगा, तो जैसे f2 की वैल्यू दिख ही रही है, f2 विल बी m2 acm और f1 की वैल्यू हो जाएगी f माइनस m1 acm, सबकी वैल्यू दे रखी है, acm